नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूं मास्टर अब्दुस्तार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की सबसे जो धमाकेदार खबर वो तो ये है कि कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरेआम ये एतराफ़ जुर्म किया कि उन्होंने रावलपिंडी डिवीज़न की 13 कौमी असम्बली की नशिस्तों पर धांधली करके, धांधली नहीं बल्कि धांधला करके जुल्लू मार के मुखालफ उम्मीदवारों को, जो कि आज़ाद उम्मीदवार 70 हज़ार वोट की लीड से जीत रहे थे, उनको हमने हरवा दिया है क्योंकि हम पर बहुत दबाव और प्रेशर था। और इस जुर्म की सज़ा में मुझे सरेआम चौक में फांसी दे दी जाए। और ये जो आम बात नहीं है, वो हाजिर सर्विस एक कमिश्नर है और जो कमिश्नर होता है वो एक डिवीज़न का सरबराह होता है और उसके नीचे जितने DRO होते हैं, डिप्टी कमिश्नर होते हैं, वो इसके नीचे होते हैं। पूरा सूबा जो इंतज़ामी तौर पर कमिश्नर के, पूरा डिवीज़न जो होता है वो कमिश्नर के ज़ेर इंतज़ाम होता है। और ये जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निकले हैं, उसने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी एतराफ़ किया कि इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस भी शामिल हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़बरदस्त और धमाका खेज ये बन गई। समझने की एक बड़ा पाकिस्तानी सियासत में भूचाल आ गया इस वजह से कि यार इतनी बड़ी बात, इतनी बड़े पैमाने पर जो धांधली की गई है, वो जो तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार कह रहे थे, ये उनकी बात के मौक़िफ़ जो उनका है उसकी तायीद कर दी है। और एक कमिश्नर ने आकर सरेआम बिल्कुल उसने कहा कि मैं रातों को सो नहीं रहा था 8 फरवरी तक क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी, इस वजह से कि मेरे ज़मीर के ऊपर एक बदनामी का बहुत बड़ा धब्बा लग गया है। तो रात को तो मैंने ख़ुदकशी करने की कोशिश की, लेकिन मैंने कहा मैंने हराम मौत क्यों मरनी है, तो मैं क्यों ना बरमला इस चीज़ का, अपने जुर्म का इकरार करूं और जुर्म के बदले जो भी मुझे सज़ा मिलेगी वो मैं कबूल करने को तैयार हूं। तो उसने कहा कि मैं इस्तीफ़ा देता हूं अपनी कुर्सी से, अपने ओहदे से, और मैं अपने आप को पुलिस के हवाले करने के लिए तैयार हूं। लेकिन पुलिस ने कमिश्नर को गिरफ्तार नहीं किया क्योंकि पुलिस का कहना था कि उनके खिलाफ कोई भी किसी किस्म की FIR दर्ज नहीं है और जब तक FIR दर्ज ना हो हम किसी को गिरफ्तार नहीं करते। वैसे ये भी अच्छी बात है कि हमें भी पता चल गया कि पुलिस FIR के बगैर भी गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन यहाँ पर जो पिछले 2 सालों में देखने आया है, कोई FIR नहीं, कोई चीज़ नहीं, बस पुलिस आई, जिसको चाहा उठाया, चादर चारद्वारी का तकद्दस पामाल किया और उनको उठाकर जेलों में जाके बंद कर दिया। बाद में पर्चे होते रहे, सब कुछ होता रहे, जो मर्जी वो चलता रहता था। और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुकाबले में मरियम औरंगजेब ने एक जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो कि वो बहुत गुस्से में थी और उसने कहा कि इस आरोप का जो है ना, इस का दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, इसको अपना इलाज कराना चाहिए। और ये जो जाली फॉर्म 45 बनाए हुए हैं तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों ने, इनका भी जो ना वो फ्रांसिक वगैरह करवाना चाहिए। और उसने कहा कि इमरान खान का तो सर कलम कर देना चाहिए। इस तरह की बात भी उसने की, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत गुस्से में थी और कमिश्नर पर सारे का सारा इल्ज़ाम लगाया। लेकिन फार्म 45 का कोई जिक्र नहीं किया, बल्कि नून लीग की जितने भी उम्मीदवार अब तक आए हैं TV पे या कैमरे के सामने, उन्होंने फॉर्म 47 के पीछे ही अपने आप को छुपाने की कोशिश की है। फॉर्म 45 का इसमें किसी किस्म का कोई जिक्र नहीं। तो इस इलेक्शन कमीशन ने इस एतराफ़ी जुर्म, जो कि एतराफ़ी कबाली बयान दिया कमिश्नर रावलपिंडी ने, उसके बाद एक हंगामी इजलास तलब किया और इजलास 2-3 घंटे जारी रहा। उसके बाद उन्होंने एक प्रेस अलामिया जारी किया कि कमिश्नर के इल्ज़ामात बिल्कुल मुकम्मल तौर पर हम रद्द करते हैं। हमने कोई ऐसी इस किस्म में किसी इलेक्शन प्रोसेस में मुदाखलत नहीं की, जो भी हुआ है सब कुछ ठीक ठाक हुआ है। और इसके लिए हमने एक 3 रुकनी कमेटी बना दी है
جو کہ 3 دن میں رپورٹ کرے گی، اور اگر ڈپٹی کمشنر کے اگر کمشنر کے یہ جو الزامات ہیں سچ ثابت نہ ہوئے تو اس کے اوپر توہین الیکشن کمیشن کا پرچہ بھی درج ہوگا، اور دھاندلی وغیرہ کا جو اس نے ذکر کیا ہے، جو الزامات کو سچ نہ ثابت کر سکا تو اس کو نوکری سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گی اور اس کے سخت نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ تو ادھر دوسری طرف لاہور میں اور اس پورے پاکستان میں پی ٹی آئی کا ایک پورا احتجاج تھا جس کی کال دی گئی تھی، تو اس میں سلمان اکرم راجہ سمیت بہت سے لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ سلمان اکرم راجہ کو آپ جانتے ہیں کہ وہ بہت ہی ڈیسنٹ قسم کے قانون دان اور سیاستدان ہیں، اور پاکستانی قانونی حلقے جو ہیں ان میں وہ ایک معتبر نام جانے جاتے ہیں، اور پہلی دفعہ ہی انہوں نے حصہ لیے انتخابات میں، اور ان کو بھی 1 لاکھ ووٹ کی جو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جیتا ہوا تھا، اور اس کو کنورٹ کر دیا میری 10,000 کی ہار میں۔ ان کو وہ پریس کانفرنس کرنے کے لیے جیسے ہی اترے ہیں سڑک پر تو ان کو پولیس نے گرفتار کر لیا صحافیوں سے باتیں کرتے ہوئے، اور لیکن بعد میں کچھ 2-3 گھنٹوں کے بعد ان کو چھوڑ دیا گیا کیونکہ پریشر بہت تھا، اور ان کے اوپر اور 15 نامعلوم افراد کے اوپر ایک پرچہ درج کر لیا ہے۔ اور پرچہ دیکھیں کیا درج کیا ہے کہ سلمان اکرم راجہ نے 15 نامعلوم افراد کے ساتھ مل کر روڈ کو بلاک کیا، روڈ بلاک کرنے کا پرچہ ان کے اوپر درج کر لیا گیا ہے۔ اس کے فوراً بعد اس سے پہلے تقریباً کمشنر راولپنڈی کی جو پریس کانفرنس تھی اس کے تقریباً 3.25 گھنٹے کے بعد چیف جسٹس بھی اپنا یوٹیوب پہ آئے، اور انہوں نے یوٹیوبرز کو ایک چھوٹا سا دیا انٹرویو، اور اس میں انہوں نے کہا کہ جب ان سے کہا گیا کہ آپ پہ بھی الزام ہے تو اس نے کہا اچھا مجھ پہ بھی الزام ہے تو کیا کل کو میرے اوپر کوئی چوری کا الزام لگا دے، مجھ پہ کوئی قتل کا الزام لگا دے، تو الزام لگانے والوں کو ان کے پاس ثبوت بھی ہونے چاہیے، ان کے پاس کوئی چیز ایسی ڈاکومنٹری ہونی چاہیے جو کہ آپ کسی پر الزام لگاتے ہیں تو وہ اس کو ثابت کرنے کے لیے۔ تو اس کے فوراً بعد ایک ہنگامی جو کہ چیمبر میں میٹنگ ہوئی جس میں جسٹس مسرت جمالی اور جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس مدیب الرحمان اور قاضی فائز عیسیٰ وہ بھی شامل تھے۔ ان میں ایک فیصلہ کیا گیا کہ اس لیے وہ میٹنگ کال کی گئی کہ اس کمشنر راولپنڈی کے بیان پر ہمیں 100 موٹو لینا چاہیے یا نہیں، لیکن بعد میں فیصلہ کیا گیا کہ ہم 100 موٹو نہیں لیں گے۔ پہلے ہی آلریڈی ایک آدمی نے جو پاکستانی شہری ہے اس نے یہ ایک پٹیشن ڈالی ہوئی ہے کہ جو الیکشن ہیں یہ تاریخ کے دھاندلی زیادہ الیکشن ہیں اور ان کو کلعدم قرار دیا جائے، اور 30 دن کے اندر جوڈیشری کے زیر اہتمام دوبارہ پاکستان میں الیکشن کرائے جائیں۔ اب دیکھیں یہ کیا ہوتا ہے، وہ پیر والے دن یہ سماعت کے لیے مقرر ہے کیس، اسی کیس میں فیصلہ کیا ہے اپنا جسٹس فائز عیسیٰ قاضی صاحب نے کہ وہ اسی کیس میں اس کی سنوائی کریں گے، یہ جو معاملہ چل رہا ہے۔ تو تحریک انصاف کے سینئر رہنماؤں کے اجلاس کے بعد ان رہنماؤں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ پنجاب اور سندھ کی چیف سیکرٹری اور آئی جیز کو بھی برطرف کیا جائے اور ان کے ساتھ قانونی کارروائی کی جائے جو کہ انہوں نے آزاد امیدواروں اور تحریک انصاف کے رہنماؤں اور کارکنوں کے ساتھ جس میں اور اس الیکشن میں دھاندلی میں مین کردار ادا کیا ہے، ان کے خلاف باقاعدہ نہ صرف قانونی کارروائی کی جائے، ان کو ان کے عہدوں سے بھی ہٹایا جائے اور ان کو قرار واقع ہی اگر وہ مجرم قرار پاتے ہیں تو ان کو اس کی قرار واقعی سزا دی جائے۔ تو یہ اب کنفرم ہوتا چلا جا رہا ہے کہ اگر یہ چیز ثابت ہوگی جو کہ کمشنر راولپنڈی نے یہ باتیں کی ہیں تو تحریک انصاف کو اگر ان کی جو دھاندلی سے سیٹیں ان سے چھین لی گئی ہیں وہ سیٹیں ان کو واپس کرنی پڑیں گی، اور اگر 50 بھی سیٹیں تحریک انصاف واپس لے لیتی ہے تو اس کی وہ سادہ اکثریت میں حکومت بنانے کے لیے اس کے لیے کافی ہوگی۔ ابھی اس کی مخصوص نشستوں کا معاملہ بھی سپریم کورٹ میں زیر التوا ہے، وہ بھی امید ہے کہ پہلے الیکشن پروسیس جو ہے جو کہ جس میں
वज़ीर आज़म का इंतखाब होना है, उससे पहले वो भी मामलात आ जाएगा। और अभी तक नून लीग और पीपल्स पार्टी में शराकत इक़्तिदार का कोई सही तरह फार्मूला तय नहीं हुआ। दोनों जमातें अब दामन छुड़ाने की कोशिश कर रही हैं। यहाँ तक कि नून लीग ने के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अगर पीपल्स पार्टी हमारे साथ हुकूमत में शरीक होगी, वजारतें भी लेगी और पूरी जिम्मेदारी कबूल करेगी, जो कि आने वाले वक्त में हुकूमत अच्छी हो या ना हो, या अवाम के जो मसले मसाइल होंगे अगर हल होते हैं या नहीं होते, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी उसको भी कबूल करनी पड़ेगी। और एतजाज़ अहसन ने काजी फ़ायज़ ईसा के मतलब ये कहा है कि काजी साहब को इस बेंच में नहीं बैठना चाहिए, इस बेंच की सरबराही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये उनके खिलाफ एक एविडेंस के तौर पर उसने इल्ज़ाम लगाया है, सॉरी एविडेंस नहीं इल्ज़ाम लगाया है। और ये कमिश्नर का सिर्फ इल्ज़ाम नहीं है, वो हाजिर सरवस कमिश्नर है और उसका ये बयान जो है कोई आम बयान भी नहीं है, ये अकबाली बयान है, इसको एतराफ़ जुर्म कहते हैं। और कोई कमिश्नर लेवल का आदमी आम इल्ज़ाम नहीं लगा सकता, क्योंकि उसने खुद सबसे पहले अपने आप को इस इल्ज़ाम में मुर्द इल्ज़ाम ठहराया। अगर वो अपने आप को इस इल्ज़ाम से मुर्द में शामिल ना करता और खाली दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगा देता तो फिर और मामला था, लेकिन चूँकि उसने खुद अपने आप को इसमें शामिल किया है, इसलिए ये उसका एतराफ़ी बयान है। और साथ में उसने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी इसमें मुर्द इल्ज़ाम ठहराया है। लिहाजा एतजाज़ अहसन का कहना है कि इखलाकी तौर पर काजी फ़ायज़ ईसा साहब को इस बेंच की सरबराही नहीं करनी चाहिए और ये इसके लिए अलग बेंच तश्कील देना चाहिए। और आखिरी जो ज़बरदस्त अभी ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर आई है कि इलेक्शन कमिश्नर जो कि रावलपिंडी था उसको गिरफ्तार नहीं किया गया बल्कि उसका तबादला कर दिया गया है। और उसने वो डट गया है अपनी जो उसने ये एतराफ़ जुर्म किया है और उसने तहरीरी बयान भी दे दिया है। और उसने कहा कि जो मैंने कहा है वो मैंने सच कहा है और मेरे पास इस सच के सारे सबूत मौजूद हैं और इसी वजह से ये मैंने बयान दिया है। तो तहरीक इंसाफ के कारकुनों के साथ आज भी जो उन्होंने पुरअमन एहतजाज किया है, पुलिस ने आज भी उनके साथ काफ़ी तशद्दुद वगैरह किया है, जो कि एक जमहूरी मुल्क में नहीं होना चाहिए। और पंजाब के कायम मकाम जो निगरान वज़ीर आला हैं उन्होंने भी तहरीक इंसाफ और कमिश्नर रावलपिंडी के इल्ज़ामात के बाद एक इंक्वायरी कमेटी बना दी है और वो इसका जायज़ा लेकर रिपोर्ट पेश करने की हदायत कर दी है। और इसके अलावा एक और देखिए, कल अपना आज रात जो मैच था PSL का, उसमें भी जो सियासी नारे गूंजने शुरू हो गए, जैसे कि इमरान खान जिंदाबाद, कैदी नंबर 804, ये जो सियासी सरगर्मियां हैं ये खेलों के मैदानों में नहीं होनी चाहिए। और मेरा तो ये ख्याल है कि इस चीज़ से डिनाई करना चाहिए पाकिस्तानी कौम को भी, क्योंकि इस तरह पाकिस्तानी कौम की जागनसाई भी होगी। तो अब देखते हैं ये है कि जो ये इकरार और उन्होंने इतराफ़ जुर्म किया है, इसके बाद फॉर्म 45 का क्या मसला हल होता है, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसने कहा कि अब भी इस एतराफ़ी जुर्म के बाद, जो कि कमिश्नर ने कहा कि अब भी मुख्तलिफ जगहों पर ठप्पे लगाए जा रहे हैं और ठप्पे लगा कर ये उनको जितवाया जा रहा है। लेकिन एक बात, या ठप्पे लगाने वाले भी अगर लगा रहे हैं तो याद रखें कि सिर्फ ठप्पे लगाना ही काफ़ी नहीं, क्योंकि हर उम्मीदवार जो एक हलके में होता है वहाँ पर तकरीबन 10 से 15 तक उम्मीदवार खड़े होते हैं और हर उम्मीदवार के पास जो है वो मौजूद होता है फॉर्म 45। हर उम्मीदवार जो कि उस हलके का होता है, तो ये बड़ी आसानी के साथ मसला हल हो सकता है अगर फॉर्म 45 को सामने रखकर नतीजा मुरतब किया जाए। हमारी जो हारी हुई सीटें हैं वो हमें वापस की जाएं। इस तरह हम जो है जो बिल्कुल हुकूमत भी बना सकते हैं और जो भी हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है उसका अजाला किया जाए फॉर्म 45 के मुताबिक और इस कमिश्नर के इतराफ़ जुर्म के बाद। तो अब के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में। अगर मेरा व्लॉग पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा और इसको दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। वस्सलाम।